नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने और पार्टियां चाहे जितना नकारें, लेकिन तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। शायद यही वजह है कि तारीख का ऐलान तो अब तक हुआ नहीं, लेकिन इसके बावजूद तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर दोनों दल की रणनीति कैसी होगी, दोनों में कौन इस वक्त भारी पड़ रहा है, कौन ज्यादा आगे है, ये जानने की कोशिश हमारी आज की होगी। लेकिन उसके पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव को लेकर तैयारियों से। आपको दिखाते हैं कि कैसे शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग ली। उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत की। वी.डी. शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी शामिल हुए और फीडबैक ले रहे हैं। हर एक सीट के ऊपर हर एक गणित को टटोल रहे हैं। एमपी में उपचुनाव की जंग, किस दल के दावे में दम? भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी हर समय चुनाव के लिए और जनता की सेवा के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो सर्वे कराया है उसमें 22 लोगों में 19 लोगों का टिकट स्वयं खतरे में। ये बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। जब हमें जल्दी नहीं है तो उन्हें काय की जल्दी है। ये अल्पमत की सरकार है, इसको जाना है। अभी उपचुनाव आने दीजिएगा, जो बोया होगा वही तो काटा जाएगा। हमने जो बोया होगा वो हम काटेंगे। उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन जीत और नतीजों को लेकर दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। बहरहाल किसके दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी ने इशारों में साफ कर दिया है कि 24 में से 22 सीटों पर पार्टी उन्हीं विधायकों को टिकट देगी जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। और हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं, 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तत्पर और तैयार हैं और 24 की 24 विधानसभाएं जीतेंगे। बीजेपी के इस ऐलान के बाद उन नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी जो कभी इन बागी विधायकों के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोका करते थे। नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार को गिराकर सत्ता पर बैठाने वाली बीजेपी इसलिए भी निश्चिंत नहीं हो सकती क्योंकि 24 सीटों में से कांग्रेस अगर 16-17 सीटें भी ले आती है तो मध्य प्रदेश में फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी के मुताबिक उपचुनाव के नतीजे उनके हक में होंगे और शिवराज सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सौभाग्य का विषय का हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी और मध्य प्रदेश को संभाला। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ये जो 24 विधानसभाएं वो बहुत ताकत के साथ जीतेगी। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। खुद कमलनाथ संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक को साध रहे हैं। कांग्रेस की नजर खासकर बीजेपी के उन नेताओं पर है जो सिंधिया खेमे के पार्टी में आने से नाराज हैं। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कई बार ये दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अपनी माहिरता कमलनाथ साल 2019 में 2 बार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में साबित कर चुके हैं। ये तो टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे और उनको बीजेपी के लोग जो हैं उनके सब खिलाफ उस एरिए में तो ये हारेंगे। 2 बलिदान ले रहे हैं बीजेपी वाले उनसे। हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इस सरकार को जाना पड़ेगा जो उधार की सरकार है और आज भी अल्पमत में है। ये जाहिर है कांग्रेस के दावों के बाद बीजेपी को भी अपने विधायकों को बचाने की चुनौती होगी, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कर्नाटक मॉडल की तरह मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव में अधिक सीटें जीतकर सरकार को मजबूती देंगे। हालांकि उपचुनाव में सिंधिया फैक्टर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और पूरे चुनावी गणित में सबसे बड़ा पैंच भी है क्योंकि जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटें शामिल हैं। सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र होने के नाते बीजेपी यहाँ थोड़ी आगे जरूर दिख रही। हालांकि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि सिंधिया फैक्टर का लाभ बीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा
क्योंकि अगर सिंधिया इस क्षेत्र में इतने ही प्रभावी होते तो लोकसभा चुनाव में वो खुद अपनी सीट नहीं हारते। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। और बिना देर किए आपको मिलवाते हैं हमारे साथ में आज जो दो बहुत ही खास जनप्रतिनिधि मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। एक हैं PC शर्मा साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और वो कह चुके हैं कि ये उधार की सरकार है, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक हैं और सीधी बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो स्पष्ट करेंगे कि कैसे बीजेपी आगे। PC शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, आपने अभी कहा कि ये उधार की सरकार है और उसका जाना तय है, और एक लॉजिक आपने दिया कि अगर वे 22 लोगों को टिकट देते हैं तो उनका विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन इस पे दो दिक्कतें हैं। पहली बात ये, जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सिंधिया फैक्टर का और उनसे जुड़े तमाम लोगों का इतना असर था कि बाकी के नेता वहाँ पनप नहीं पाए। कैसे उनके सामने स्ट्रॉन्ग फेसेस लाएगी कांग्रेस पार्टी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि जिस फैक्टर को आप खारिज करते हैं कि सिंधिया फैक्टर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेगा और उनका मैनेजमेंट अपने नेताओं को मनाने में काफ़ी तगड़ा रहा है। एक चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि उधार की सरकार है, आज भी ये अल्पमत की सरकार है। 230 में है, कुल 106 इनके सदस्य हैं और बाकी जब कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की तो 121 सदस्यों की सरकार थी और ये सरकार का एक अच्छा परफॉर्मेंस था। और अच्छे परफॉर्मेंस के बीचों बीच जब यहाँ पे निवेश आ रहा था, जब यहाँ मेट्रो ट्रेन्स की बात हो रही थी भोपाल इंदौर में, यहाँ जो बिजली लोगों को 100 रुपये 100 यूनिट मिले, किसानों के ऋण माफ हुए 25 एक ट्रैक पे थी। उस ट्रैक पे चलती हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा एक खेल खेला और सरकार को गिरा दिया। सरकार गिरा दिया, ये लोगों के दिमाग में है कि एक सरकार को गिराया गया। ये लोग सब कांग्रेस के पंजे के चिन्ह पर चुनाव जीत के आए थे और कांग्रेस लोग चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार को हटाया जाए। और ये जो तोड़फोड़ हुई, जो भी लेन देन हुआ, उससे आज शिवराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। आज की तारीख में 22 है और कुल 24 चुनाव हो रहा है। कोरोना का जो इफ़ेक्ट आया, जिस तरह से लोग बर्बादी हुई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे मजदूर सड़क पर चलते हुए जान चली गई, हमारे लोगों की, अधिकारियों, कर्मचारियों की, डॉक्टरों की, उनकी जानें चली गई। लगभग 250 जानें जा चुकी हैं और हिंदुस्तान में नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है डेथ के मामले में। तो ये जो सब चीज़ें जो उपजी, क्योंकि अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति होती या कोई जान जाने का सवाल नहीं था, वो पकड़ थी। ये बगैर पकड़ की सरकार, कोई कंट्रोल नहीं है, आदमी पैदल चल रहा है, लोगों को रोजगार ख़त्म हो गए हैं, भूखमरी की स्थिति है। ये सब स्थितियों के अंदर जो आज एक माहौल है, उसके अंदर हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे और ये सरकार जाएगी। और जिन जगहों पर चुनाव होना है, ये कितना ही बोल दें कि जिसने हमको हराया हम उसका काम करेंगे, पर राजनीतिक तौर पे हम लोग जानते हैं, हर एक राजनीतिक जानता है कि कोई भी अपनी जगह पर कोई दूसरा आके उस पर कब्जा कर ले, वो भी दूसरी पार्टी से आके और परमानेंट वहाँ बैठ जाए, कोई भी नेता और राजनेता नहीं चाहेगा, चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी हो या कितना बड़ा ही नेता हो। और वो हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जब उनको नहीं लिया गया, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, उन्होंने कहा कि 1000 रुपये नहीं बटे वहाँ पे हमारे अकाउंट में, और उनके जो भी स्टेटमेंट आए हमने देखे। जिस तरह से दीपक जोशी जी ने बोला कि विकल्प खुले हुए हैं, और भी सब नेता यहाँ से वहाँ तक बोल रहा हूँ, जितने भी नेता थे 22 जो चुनाव आ रहे हैं, ये सब स्थापित नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो अपनी ज़मीन दूसरे के लिए कैसे दे देंगे? इसलिए मान के चलिए कि ये फिर से पलटी होगी
और फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और पीसी तब शर्मा जाके जी, मध्य प्रदेश का उद्धार हो पाएगा। जी पीसी नहीं शर्मा तो जी, ये मान के आप चलिए कि ये सारी प्रदेश को आज की तारीख में जिस तरह आप ये सारी दिक्कतें बीजेपी और की इसी तरफ वजह से बता रहे हैं या और बीजेपी यही की तरफ एक वजह इन है कि दिक्कतों जो का लॉकडाउन लेट हुआ क्या मैनेजमेंट होगा, और ये बात की लॉकडाउन बात के होगी। पहले ये केंद्र सरकार बता नहीं पाई जी कि 25 तारीख से लॉकडाउन होने जा रहा है। तो ये सब जो स्थितियां पैदा हुई है पूरे देश के अंदर अगर स्थिति पैदा हुई है तो ये सरकार बनाने के चक्कर में, जी जी, क्योंकि इनको ये 23 तारीख को यहाँ सरकार बनाना था, कमलनाथ जी की सरकार को गिराना था। ये का पूरा जो है ये मामला ये 22 लोगों पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज जी पर और जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन पर भी ये सब आरोप हैं आज की तारीख में जी। कि आप पीसी शर्मा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आज पूरे हिंदुस्तान का मजदूर परेशान है, पैदल चल रहा है, भुखमरी जैसी स्थिति हो गई है, रोजगार समाप्त हो गए हैं, मंदी आ गई है, ये सब स्थितियां हो गई है। जी पीसी शर्मा जी, मेरा सवाल था, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें आपने गिनाई, लेकिन किसी विरोधी की दिक्कतों के आधार पर ही आप अकेले मैदान में नहीं उतरते हैं, आपकी अपनी भी तैयारी होती है। और कांग्रेस पार्टी, उसके पास में दो बड़ी समस्याएं, एक तो नंबर, अगर हिसाब से देखें नंबर के हिसाब से तो ज़्यादा नंबर कांग्रेस पार्टी को चाहिए होंगे क्योंकि उसके अपने साथी टूटे हैं। नंबर दूसरी बात यह कि वो किन्हें उतारते हैं मैदान में, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधिया जी के इलाके में पहले उनकी मर्जी से ही सारे टिकट बटा करते थे, क्या उनके जाने के बाद में वैसे बड़े विकल्प वहाँ कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद हैं, वो साथ भी हैं पार्टी के, वो दम रखेंगे उनके सामने खड़े होकर लड़ने का? कांग्रेस पार्टी में जब भी किसी सीट के लिए टिकट मांगने की बात आई है तो 10-10, 12-12, 15-15 लोग रहे हैं और एक से एक स्थापित नेता रहे हैं। लेकिन एक वहाँ चॉइस होती थी, सिंधिया जी के उस पर टिकट दी जाती थी, इसलिए ये लोग वहाँ चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब वो लोग जो अभी तक दबे हुए थे वो सब बाहर आ गए और ये मान के चलिए कि वो स्ट्रांगली जिसको भी टिकट मिलेगी स्ट्रांगली सब वहाँ पे काम करेंगे और ये मान के चलिए कि कांग्रेस उस इलाके में और मजबूत होगी, क्योंकि वहाँ वर्चस्व की लड़ाई आ गई। वहाँ वर्चस्व की लड़ाई उस क्षेत्र के अंदर आ गई कि तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का वर्चस्व चलेगा कि सिंधिया जी का चलेगा कि और जितने नेता हैं उनका चलेगा। लेकिन आज कांग्रेस के पास कमलनाथ जी के रूप में एक फेस है जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो एक अच्छा शासन चला रहे थे, वो आज हमारे अध्यक्ष के रूप में है। और ये मान के चलिए कि उनके प्रभाव से और कांग्रेस के प्रभाव से, और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की, ये रॉन्ग फुट पे है। आज जिस तरह से देश पूरा का पूरा बर्बाद हुआ है, जिस तरह यहाँ मजदूर बर्बाद हुआ है, जो बेरोजगार हुआ है, किसान की परेशानी आई है, किसान को आपकी बातों का उत्तर लेता हूँ मैं आशीष शर्मा जी से। आशीष शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे पीसी शर्मा जी को, उन्होंने कहा है कि अभी एक तो प्रदेश की सरकार, देश की सरकार एक रॉन्ग पाथ के ऊपर है कोरोना संकट के दौर में, दूसरा जिस तरह सरकार गिराई एक नेगेटिव छवि पार्टी के लिए है, तीसरी बात ये कि जिन्होंने एक पार्टी की चलती सरकार को एक तरह से उनके मुताबिक धोखा देकर आपके साथ शामिल हुए हैं, ऐसे चेहरों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। और यहाँ क्लियर किया जा रहा है पार्टी की तरफ से बार बार कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी सीट का, अपना खुद का बलिदान दिए से उनको टिकट मिलेगा, और इस बात से आपकी पार्टी में नाराजगी है। ये तीनों बड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है। देखिए, मैं पीसी शर्मा जी की सबसे पहली बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अल्पमत की सरकार। आज की तारीख में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने नंबर हैं, कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं, ये उनको भली भांति तरह पता है, इसलिए हमें अल्पमत की सरकार कहना बंद करें। दूसरी बात, आज इतना बड़ा निर्णय कांग्रेस के विधायकों ने अपनी सदस्यता का त्याग करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको उन्होंने स्वीकार किया है और उनके बलिदान को और उनके इस त्याग को भारतीय जनता पार्टी आज सर आंखों पर लेती है। निश्चित ही वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता है। उन सबको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में अपना पूरा परिश्रम लगाएगा और इन सीटों को हम जीत कर आएंगे। जहां तक बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनाने में, जनता की भीड़ जुटाने में और बड़ी बड़ी आम सभाएं करने में, बड़ी बड़ी रैलियां करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत अहम रोल उस समय था। और इसलिए यह कह देना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश की राजनीति में कमजोर हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए, ग्वालियर चंबल संभाग में उनके विकल्प मौजूद हैं, मैं नहीं मानता। आज भी
ग्वालियर चंबल संभाग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद एक राजनेता के रूप में स्वच्छ है, निर्मल है और निश्चित ही उनके सहारे से, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में माननीय शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आशीष शर्मा जी, समस्त उपचुनाव में आप जिनकी छवि को स्वच्छ निर्मल बता रहे हैं, उन्हीं को महाराज कह कह के पानी पी पी कर कोसा गया। अब जब उनके तमाम लोगों को एक साथ उनके बलिदान को सामने रखते हुए टिकट मिलेगा तो ये तो बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है ना कि जो लोग उनके सामने खड़े रहे, आपकी पार्टी के साथ लंबे जुड़े रहे, मूलतः आपकी विचारधारा के हैं, अब उनको टिकट नहीं मिलेगा। पहले उनसे हारे और अब उनको मौका भी नहीं मिलेगा। अब उनके बलिदान को, ये तो एक तरह की डील जनता के बीच में, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये भी तो जाएगी कि डील है कि अगर आप हमारे साथ आए हैं तो आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात पार्टी के नेताओं को भी चुभ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस बात का भरोसा रहता है कि पार्टी उसे समय आने पर जो उसके योग्य जिम्मेदारी होगी वो देगी। हमारे पास हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता होता है, ऐसा हमारा संगठन का मूल मंत्र है। निश्चित ही जो लोग उनके सामने चुनाव लड़े थे, आज उनके मन में यह बात कहीं ना कहीं होगी। मैं इससे इनकार नहीं करता कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार ऐसे सब कार्यकर्ताओं की चिंता करता है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भी है, हमारा संगठन भी मजबूत है। उन सब लोगों को भी नई जिम्मेदारियों के साथ जो भी संगठन को उपयुक्त लगेगा उनको भी काम दिया जाएगा। और जैसा कि मीडिया में कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग कांग्रेस के विधायकों के सामने चुनाव लड़े थे, उन्होंने स्वयं अपने बयान जारी करके कहा है कि हम अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये अपने आप में इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सबूत और भी कही आशीष जी, सबूत और भी कही हैं। पहले निर्णयों के बारे में प्रदेश इकाई के द्वारा वहां जाकर बात की जाती थी, अब दिल्ली में निर्णय हो रहे हैं और उसमें प्रदेश इकाई को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सबूत ये भी है कि पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी कि टिकट डिक्लेयर होने के पहले बता दिया जाए कि 22 किसी खेमे के व्यक्तियों को टिकट मिलने जा रहा है। परिस्थितियां भी पहले ऐसी मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं थी, परिस्थितियां अभूतपूर्व है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज केवल कांग्रेस में है, बीजेपी में भी बहुत सारे बदलाव देखे गए इस दौर में। तो साहब, उपचुनाव की व्यू रचना अब रची जाने लगी है, बल्कि ये कहेंगे कि ये जो अब की बार की होली थी इस वर्ष की, तब से व्यू रचना चल रही है और इसमें कौन फाइनली जीतता है, कौन फाइनली उस नंबर को अपने पक्ष में दिखा पाता है, ये अभी भी एक टसल है। ये अभी भी दोनों पक्षों के बीच में और जनता की कसौटी के बीच में जाकर कौन सामने आ पाता, निकल पाता, जीत पाता, ये सवाल बना हुआ है। आशीष शर्मा जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, भरोसे का संकट पार्टी के भीतर हो या ना हो, इसे आप भले ही मैनेज कर लें, लेकिन जो लोग किसी एक दल से लड़े, जीते, सरकार का हिस्सा रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे, वो अब आपके साथ में आकर आपके मुताबिक काम करेंगे, आपके मुताबिक सरकार में हिस्सेदारी देंगे, इसको लेकर के कई लोगों के मन में संशय पार्टी में अभी भी है। और उसके पहले जनता के मन में उनकी छवि कैसी है, क्या इसका फीडबैक आप लोग ले रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी पहले फीडबैक के आधार पर भी टिकट देती थी। देखिए, चूंकि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसलिए जनता के बीच में पहुंचना बहुत सारे मौकों पर संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, हमारे जिला अध्यक्षों की भी बहुत सारों की नियुक्तियां हुई है। हमारे मंडल स्तर का जो संगठन है वो पिछले 1.5-2 महीने से उन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के मैनेजमेंट को बना रहा है, कैसी व्यू रचना होगी इस दिशा में काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर पार्टी के समस्त पदाधिकारी जो उन क्षेत्रों के नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये सब उन विधानसभा क्षेत्रों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव तैयारियां जो है वो अपने हिसाब से ठीक दिशा में चल रही है। जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास यदि ग्वालियर चंबल में, इसीलिए मैंने कहा आदरणीय आशीष जी कि अब देखिए यही एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। पहले आपका जमीनी स्तर पर 1 नहीं 2-2 3-3 लेयर का सर्वे होता था, रिपोर्ट आती थी, फिर कहा जाता था कि कौन सा कैंडिडेट होगा, किसको टिकट दिया जाएगा। और अब यहां पहले से खुलेआम कहा जा रहा है कि ये 22 लोगों को तो टिकट मिलने जा रहा है, फीडबैक का भी अता पता नहीं। यही बात कांग्रेस पार्टी भी अगर कह रही है या बीजेपी का कार्यकर्ता आपके पास आके कह रहा है, तो ये अब की बार बदलाव तो है ना, परिवर्तन तो है, अलग तरीके की बात है। जो आप कभी कांग्रेस के बारे में कहते थे वो अब आपके यहां भी एक खेमा पहले से टिकट पा चुका है, ये एक बड़ी बात। आता हूं आपके पास पीसी शर्मा जी, इन परिस्थितियों में कांग्रेस का प्लस पॉइंट क्या है? केवल बीजेपी ने क्या किया या बीजेपी के क्या खामियां हैं वो है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जीत दिलाएंगे? आप तो इसमें देखिए कि पावर की कितनी भूख थी भारतीय जनता पार्टी को, कि ये आपने सही कहा कि पहली बार
कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं। वो 22 लोग जो आए हैं खरीद फरोख्त होके, वो एज इट इज़ उनको 22 के 22 लोगों को टिकट मिल जाएगी। कितनी कमज़ोर स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, न कार्यकर्ता से पूछने की। और वो लोग कैंडिडेट होंगे जिन्हें सरेआम नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज जी को हमेशा बड़े बड़े मंचों से भरा भरा पानी पी के कोसा है। हर तरह की उनके बारे में सब बातें कही गई हैं जो राजनीति में कही जाती हैं। और वो कार्यकर्ता नीचे भारतीय जनता पार्टी का जो इनके खिलाफ रहता था, उसको कहा जाएगा कि उनको इनका काम करना है। मैं समझता हूँ कि ये एक कमज़ोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बता रही है। ये बता रहा है कि पावर की भूख कितनी है कि चलती हुई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को तोड़ करके वो करके पावर का इस्तेमाल कर तोड़ दिया। इन सब चीज़ों को जनता देख रही है। और जनता ये भी देख रही है कि कोरोना के इस समय पर ये अगर ये सरकार नहीं जाती तो मान के चलिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक भी जान नहीं गई, मध्य प्रदेश में भी नहीं। ठीक है पीसी शर्मा जी, लेकिन एक सवाल कांग्रेस के लिए भी मैंने पूछा था आपसे पहले भी, फिर दोहराता हूँ, क्या ये कांग्रेस के पास दिक्कत नहीं? एक तो एक बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे कभी छोटे लोग पनपी नहीं पाए। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी के अंडर में उनके मनमर्जी के मुताबिक सारे काम होते रहे, कैबिनेट में भी और संगठन के भीतर भी। नंबर दूसरी बात है कि पहली बात तो उनके सामने स्ट्रॉन्ग फेसेस तब आएंगे ना। अभी तो एक असमंजस कांग्रेस में भी है कि वो सिंधिया खेमा जो बीजेपी में चला गया उसका साथ कार्यकर्ता देगा, या जिस पंजे के साथ में कार्यकर्ता जुड़ा खड़ा रहा और उसके एक शीर्ष नेता थे सिंधिया जी, तो अब पार्टी के साथ रहेगा। ये यहाँ पर भी अभी सफाई की बात है ना कि जिसको जाना है और चला जाए ताकि स्थिति क्लियर हो। ऐसे में उनके मुकाबला करने वाले फेसेस लाना ये भी एक पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि ये भी तो सच है कि पार्टी की जीत में, सरकार कांग्रेस की बनाने में सिंधिया जी का, उनके खेमे का बड़ा योगदान था। इसे मुझसे पूछ रहे हैं? जी पीसी शर्मा जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही। पीसी शर्मा जी आवाज मिल रही है आपको? देखिए ये सब स्थितियां थी और इसीलिए तो इतने लोग कैबिनेट में आए। हाँ मिल रही है जी जी, इसीलिए उनका योगदान था, इसीलिए तो सब कैबिनेट में आए और एक स्ट्रांग उनकी बात सुनी जाती थी। ये सब कुछ था, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ है, धोखा देके खरीद फरोख्त होके जो कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेन देन हुआ बड़ा वाला, पूरी दुनिया जानती है, एक एक मतदाता को पता है क्या हुआ है इसमें। तो इन परिस्थितियों में आज कांग्रेस वहाँ मजबूत होगी, वो लोग निकल के आएंगे जो दबे हुए थे। और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इतनी होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास पे जब मीटिंग होती है तो एक एक क्षेत्र के लिए टिकट मांगने वाले मेरे पास आती है। वहाँ चंबल संभाग से इतने लोगों की रिकमेंडेशन आती कि इसको टिकट चाहिए, इसको चाहिए। स्ट्रांग लोग जिनका कि अपना एक आधार है, जो चुनाव लड़े और जिनने 50,000 वोट लिए, ये सब स्थितियां हैं। और ये मान के चलिए कि इन परिस्थितियों में और जिस तरह से सरकार गई, क्या गलती क्या थी कमलनाथ जी की? ऐसा क्या गुनाह किया था उन्हें? मध्य प्रदेश को आज वो महाराष्ट्र के हिसाब से, आंध्र प्रदेश के हिसाब से, कर्नाटक के हिसाब से, उस हिसाब से इसको प्रोग्रेस कराना चाहते थे। यहाँ 70% रोजगार मिले युवाओं को, उसके लिए काम किया उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। ये सब बड़े बड़े काम हो रहे थे मध्य प्रदेश में, उसमें सडन सरकार को गिरा देना धोखे से। जी, इसलिए ये सारे प्रश्न तो आप जनता के बीच में रखेंगे पीसी शर्मा जी, चुनाव होंगे ये सारे बात तो आप रखेंगे। एक बात जो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही कि कई बीजेपी के नेता जो एमएलए का टिकट चाहते हैं या जो सिंधिया खेमे के बीजेपी में शामिल होने से और अब उनके दबदबे से परेशान हैं, वो आपके साथ आ जाएंगे। उन पर क्या काम चल रहा? कोई ठोस जानकारी अभी तो ना दी जाएगी, ना शायद मर्यादाओं के तहत आप भी यहाँ बोले, पर जानकारी तो आपके पास में भी इतना लंबा तजुर्बा, आप सरकार का बड़ा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग हिस्सा रहे। क्या वाकई में ऐसी बातें हैं कि वहाँ से लोग टूट कर इधर भी आ सकते हैं? क्योंकि इस मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ये तो मीडिया में भी आ रहा है, ये मीडिया में भी आ रहा है। दीपक जोशी जी ने जिस तरह से बात की, जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव जी, उनने बात की, और भी नेताओं ने बात की ग्वालियर की, तो सामने आ रहा है। ये जो बम हैं ये एंड टाइम में फूटेंगे
और ये बहुत से बम फूटेंगे। ठीक है, बहुत और छोटा मैं सा समझता हूँ बहुत कि छोटा सा ये- कमेंट जो है जिस शर्मा जी, तरह से छोटे छोटे बम फूट कांग्रेस सकते हैं बीजेपी ने के, इस जो सब पीसी पूरे शर्मा जी मामले कह में रहे हैं धोखा एन खाया वक्त पे। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही पार्टी के होगा। बारे में पीसी शर्मा जी को जरा सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी कई लोग भाजपा में आए हैं जिनको हमने चुनाव लड़ाया है और जो आज भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे जितने भी बम गिरेंगे अब कांग्रेस के ऊपर गिरेंगे ठीक और है कांग्रेस को संभलने की आवश्यकता है। उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है कांग्रेस की। हम इन 22 और 24 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से आमने सामने का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जितने भी कांग्रेस के नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस अधिक से अधिक सीट जीतेगी। 70 लोग घूम रहे हैं विधायक मंत्री बनने के लिए भोपाल में बीजेपी के। 70 कोरोना से लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। 70 विधायक भोपाल में घूम रहे हैं, बनी रहेगी और इन वहाँ विधानसभा अपने क्षेत्रों में है पार्टी नहीं। के प्रत्याशी 70 जीत के आएंगे। लोग, ये 70 लोगों में से जब 8-10 बनेंगे, ये बाकी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के अरे वो हमारी विधायकों चिंता का। है, ये वो सब हमारी बैठे चिंता हुए है। हैं आपसे और आपकी ये सरकार आगे नहीं संभली, आगे हमारी देखो आप सरकार होता की है चिंता क्या। क्यों कर रहे हो? चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके- आशीष शर्मा जी, ये राजनीतिक सौहार्द बना रहे कि आप लोग एक दूसरे की चिंता करते रहें, लेकिन ये बड़ी खरीद बात है फरोख्त कि किया जनता आपने। किस पक्ष की बात को ये समझती 15 है। साल में जो कमाया है उस खरीद फरोख्त का नतीजा है ये। चलिए, कुछ समय बाद कसौटी तो जनता की अपनी अदालत है, जनता का अपना, जब चुनाव की कसौटी होगी तो देखेंगे कौन इस पर खरा उतरेगा। लेकिन फिलहाल तैयारियों के मामले में दोनों पक्षों के लिए चुनौतियां कम नहीं है। बहुत शुक्रिया इस वक्त आने के लिए, जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।